और चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बातों साथियों, हरियाणा के एक बुजुर्ग नेता का निधन हो गया और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम अपने चैनल के माध्यम से उनके लिए ईश्वर से यह कामना करते हैं। तो साथियों, वह नेता कौन थे और उन्होंने राजनीति में कब कब ऊंचाइयों को छुआ, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और आज उस नेता का परिवार कहां और किस मुकाम पर है, हम सारी चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, अगर हम दादरी का जनक कहें तो भी हम गलत नहीं होंगे। सतपाल सांगवान जी जो हमारे बीच से चले गए हैं और पार्टी में जिस जहां भी वो रहे, उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई और आज मौजूदा समय में उनके पुत्र भाजपा से विधायक हैं जी। तो सतपाल सांगवान जी को आप किस प्रकार से याद करना चाहेंगे? देखो, निश्चित रूप से जो सतपाल सांगवान हैं जी, वो एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए जी नेता रहे और बहुत ही एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के जी उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों को ना केवल छुआ जी, बल्कि जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके में पिता पुत्र दोनों विधायक बनना, सही बात है, अपने आप में ये भी एक बेजोड़ रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। जहां तक बात है सतपाल सांगवान के राजनीतिक कैरियर की जी, मूल रूप से जो उनका गांव है वो बारडा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। झोज्जू एक बड़ा गांव है और उस झोज्जू के साथ लगता है चंदेनी गांव जी। जो दादरी बारडा से बाहर के दर्शक हैं जी, तो वो उन्होंने तो बहुत कम चंदेनी का नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो झोज्जू के पास है चंदेनी गांव जी, वहां के एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ जी। और उनके परिवार में राजनीति कोई बहुत विरासत में उनको नहीं मिली। बिल्कुल। वो तो नौकरी कर रहे थे जी, जो BSNL होता है ना, दूरसंचार विभाग, बिल्कुल, उसमें वो SDO के पद पर थे। और उस समय एक बड़ी खास बात ये थी जी कि तब जो ये लैंडलाइन नंबर थे ये भी बड़ी सिफारिशों से मिलते थे। ठीक बात है, ठीक है ना, बहुत सिफारिशों से मिलते थे और बहुत कम रेयर लोगों के पास थे। आपने जो जिक्र किया है जी, इनके लिए MP कोटे से बिल्कुल MP की सीट लगती थी तब जाके कनेक्शन मिलते थे। बहुत रेयर मिलते थे, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। जिस समय वो SDO थे ना, उस समय तो बहुत रेयर, बहुत कम लोगों के थे। बिल्कुल बिल्कुल। और तब नंबर लेने का बड़ा शौक भी था लोगों। यस। और उस टाइम BSNL की जो वैल्यू होती थी ना जी, जो लाइन में लग के नंबर मिलते थे और जितनी सिफारिश करवानी पड़ती थी, मैं भी इस जो आपने कहा, मैंने भी जब अपने घर पे कनेक्शन लिया तो मैंने MP कोटे से लिया था जी, और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और अंबाला में इनका हेड ऑफिस है, वहां जाकर मैंने वो MP की सीट और वो सारी अपनी दरख्वास्त वहां पे जमा करवाई थी, तब जाकर वह कनेक्शन मिला था। बहुत ज्यादा। और उस इलाके में लोग आज भी इनको याद करते हैं कि वे सतपाल सांगवान ने हमारे जो है ये BSNL का कनेक्शन करवाया। क्योंकि वो SDO थे जी। और SDO उस समय तो बड़ा सिस्टम था, अब तो जमाना बदल गया, बड़ा अधिकारी होता था SDO BSNL का। तो फिर वहां उस इलाके में चौधरी बंसीलाल एक बहुत बड़ा नाम था जी, क्योंकि ये जो दादरी बारडा ये पहले भिवानी जिले में ही थे। बिल्कुल। और चूंकि उस एरिया से लोकसभा का चुनाव भी चौधरी बंसीलाल ने लड़ा, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने भी लड़े और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में श्रुति चौधरी ने भी लड़े जी जी जी। और जो गोलागढ़ गांव जो चौधरी बंसीलाल का मूल गांव है जी, उससे आगे गोलागढ़ से आगे बारडाल का शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जो सतपाल सांगवान का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक बात है। ठीक है, उस गोलागढ़ से एक तरफ दादरी भी शुरू हो जाता है जी, ठीक है। तो वहां से फिर दादरी हल्का शुरू हो गया जी जी। तो कहीं ना कहीं इनका चौधरी बंसीलाल के साथ चूंकि एक अधिकारी भले ही ये रहे जी, लेकिन राजनीति का जो एक कीड़ा कुलबुलाता रहता है ना, भले ही वो चाहे आदमी अधिकारी हो या कुछ भी हो, तो वो इनमें था। यस।
और कहीं ना कहीं ये मौके की फिराक में भी थे कि भाई कभी कोई मौका मिले। 1991 में चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी अलग से पार्टी बना करके, उससे पहले तो कांग्रेस में थे, हरियाणा विकास पार्टी बना के और पूरे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। ठीक बात है। और उस दौर में सरकार भले ही चौधरी भजनलाल जी की बनी हो, कांग्रेस पार्टी की बनी हो जी, लेकिन दादरी की सीट पर हरियाणा विकास पार्टी जीती थी। बिल्कुल सही बात। धर्मपाल सांगवान यहां से उस समय विधायक बने थे जी, अपने जीवन में, वो एक ही बार बने। बिल्कुल। और उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के कहने से सतपाल सांगवान जी ने वीआरएस लिया जी, उन्होंने अपनी एसडीओ की नौकरी छोड़ी, बिल्कुल। और उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी में वो शामिल हुए। जी जी। और चौधरी बंसीलाल का और सतपाल सांगवान का कितना प्यार प्रेम होगा, उस चीज की कल्पना इस चीज से की जा सकती है कि वीआरएस के बाद सिटिंग विधायक की टिकट काट करके जो है सतपाल सांगवान को टिकट दी। धर्मपाल सांगवान हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे, बिल्कुल, उनकी टिकट काट करके और फिर सतपाल सांगवान को दी। जी। कई बार ये होता है कि किसी दूसरे गोत्र के आदमी को तो टिकट दे दी जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी गोत्र के आदमी की टिकट काट करके उसी गोत्र के आदमी को देना टिकट है। तो ये दर्शाता है कि सतपाल सांगवान के अच्छे खासे संबंध रहे। बिल्कुल। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी, जी। हालांकि सतपाल सांगवान को मंत्री नहीं बनाया गया, और उस समय तो ये था कि चाहे कितने मंत्री बना देते, लेकिन मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि तब बीजेपी के अलायंस से सरकार थी और बीजेपी के विधायकों को भी मंत्री बनाना था, इंडिपेंडेंट्स को भी मंत्री बनाना था, क्योंकि सरकार बहुमत तो था नहीं चौधरी बंसीलाल जी के पास, राइट। तो वो जोड़ तोड़ की सरकार थी जी। उसमें जो है सतपाल सांगवान भले ही मंत्री ना बने जी, लेकिन उनकी अच्छी खासी चौधर चली। बिल्कुल। और यहां तक भी कहा जाता है, खुद सतपाल सांगवान ये कहते थे कि चौधरी बंसीलाल मुझे बुलडोजर कह करके बुलाते थे। बिल्कुल भाई ये बुलडोजर, और बुलडोजर इसलिए कहते थे, मैं तो बहुत बार मिला उनसे, उनकी जो शक्ल थी ना वो वास्तव में भी बुलडोजर जैसी ही थी। ठीक है, पूरे हट्टे कट्टे और जो है मोटे आदमी, ढील डोल सा, जैसे बुलडोजर चलता है इसी तरह से वो चलते जी। तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते थे वो। जी जी, मस्त आदमी थे। हाँ, तो मस्त मोला सा जो एक आदमी होता है, बिल्कुल, तो वो टाइप के थे। फिर वो बुलडोजर ने अगला चुनाव भी लड़ा जी, लेकिन वो हार गए जी। उसके बाद सतपाल सांगवान का मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कोई ऐसी पार्टी छोड़ी नहीं जिसमें वो नहीं शामिल हुए। ये भी एक बड़ी गजब बात है। ठीक बात है, बहुत पार्टियों में वो हरियाणा विकास पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की जी। फिर वो एक दौर ऐसा आया कि वो निर्दलीय हो गए, बिल्कुल, किसी पार्टी में नहीं रही जी। फिर एक ऐसा समय आया कि वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए, बिल्कुल, भजनलाल जी की पार्टी में उनको जिला का प्रधान बना दिया गया। बिल्कुल सही बोले। और इसी बीच उन्होंने 2000 का चुनाव लड़ा, 2000 में वो हार गए जी। 2005 में भी नहीं बात बन पाई उनकी। बिल्कुल। 2009 आते आते वो हरियाणा जनहित कांग्रेस ने उनको एमएलए की टिकट दे दी, वो जिला प्रधान थे। बिल्कुल। और इसी दौरान मुझे आज भी वो क्या याद है, वो मुझे भिवानी कोर्ट में मिले थे और तब वो बड़े परेशान थे, वो मुकदमों में उलझे हुए थे जी। तो उन्होंने ये कहा भाई मैं तो बिल्कुल रगड़ दिया एक तरह से, क्योंकि 96 में चुनाव जीतने के बाद और वो लगातार फिर नहीं जीत पाए और फिर मुकदमेबाजी में ऐसे उलझे वो कि जो है भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाता, उस तरह से वो थे। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए कुलदीप बिश्नोई एक तुरूप का इक्का साबित हुई। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का उस दादरी के इलाके में उस समय अच्छा प्रभाव था। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, वहां 1 दर्जन के आसपास नेता टिकट मांग रहे थे जी। लेकिन उन सब को दरकिनार करके हल्के से बाहर के आदमी को जी, क्योंकि उनका गांव तो बारडा में था, बिल्कुल हल्के से बाहर के आदमी को उन्होंने टिकट दी। बिल्कुल। और सतपाल सांगवान उन नेताओं में शामिल हो गए जो 6 एमएलए जीते, उनमें एक सतपाल सांगवान। बिल्कुल सही बात है, अच्छे खासे वोटों से जीते जी जी। और जीतने के बाद ये भी बात कहते हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई कि जो हजका को तोड़ने की जो शुरुआत हुई ना, उसमें भी एक सबसे बड़ा योगदान सतपाल सांगवान का था। और उसका परिणाम ये रहा कि सतपाल सांगवान को कैबिनेट का बड़े भारी भरकम महकमों का मंत्री बना पूरी चौधर रही उनकी 5 साल। जो बाकी जो लोग थे उनकी उड़ा साहब के साथ जो वार्तालाप करवानी थी जी, वो श्रेय सतपाल सांगवान जी को, वो सतपाल सांगवान को। और वो भी मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये था कि उस समय सतपाल सांगवान की ये मजबूरी थी, वो राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो चुके थे जी।
क्योंकि 96 में विधायक बनने के बाद कभी फिर उनकी बॉडी नहीं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपरीत हालातों में वो भी ये चाह रहे थे भाई कि मैंने मिल जाए, ठीक तभी तो बात बनेगी। आर्थिक रूप से भी मैं ये काफी कमजोर हो चुके थे, मैं ये भी बताऊं, खर्चे करके आर्थिक रूप से भी वो बहुत कमजोर हो चुके थे। वो खुद ये बात उन्होंने मेरे आगे भी कही थी, भिवानी कोर्ट की ये बात है, तब वो अजका के जिला प्रधान थे जी। तब वो ये कह रहे थे भाई मैं आर्थिक रूप से भी बहुत टूट चुका हूं। तो उसके बाद सतपाल सांगवान की लॉटरी लगी जी, और सतपाल सांगवान मंत्री बने, पावरफुल महकमों के मंत्री बने। 5 साल बड़े धड़ल्ले से उन्होंने चलाई, बिल्कुल। और उनका एक बड़ा रोल ये रहा, उस समय मुझे आज भी वो वाक्य याद है, तब किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी, वो भी मंत्री थी, ठीक बात है। चौधरी धर्मवीर सिंह भी कांग्रेस में थे जी जी। उन सब के बावजूद हुड्डा साहब ने सतपाल सांगवान को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी, बहुत ज्यादा चौधरी सतपाल सांगवान को उन्होंने दी जी। और उसी का यह परिणाम है। मुझे आज भी वो वाक्य याद है, आज जो राजबीर फर्टिया लोहारू का विधायक है ना, उस समय भिवानी और दादरी कंबाइंड जिला कंबाइंड था और एक जिला परिषद की चेयरमैनी का चुनाव था। अच्छा। बहुत पूरे हरियाणा में वो चर्चित चुनाव हुआ, और वो चुनाव चर्चित इसलिए हुआ कि ये जो राजबीर फर्टिया है ये उस समय इनेलो में था। अच्छा। अजय सिंह चौटाला का नजदीकी था जी। और उस समय ये हालात थी कि इनेलो का जिला परिषद का चेयरमैन बनना निश्चित था। अच्छा। अजय सिंह चौटाला पूरा इंटरफेयर था उनका। अच्छा। सरकार भले ही हुड्डा की थी, लेकिन जो जिला पार्षद जीतते थे वो इनेलो के ज्यादा जीतते थे। बिल्कुल। क्यों जीतते थे? क्योंकि वहां अजय सिंह चौटाला ने अपना एक प्रभाव बना रखा था। उन्होंने 1998 का चुनाव वहां से लड़ा, फिर 1999 में वो वहां से एमपी बने, 2004 में वो भले ही हार गए, लेकिन उन्होंने अपना जो उनका एक कद था वो उस इलाके में बरकरार रखा। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद ये हुआ कि उस चेयरमैनी में पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुड्डा साहब की जी। लास्ट में ये हुआ कि 3 जिला पार्षद, अच्छा, आज भी मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, मुझे आज भी वो याद है, मैं उस पूरे एपिसोड में बड़ा इन्वॉल्व था एक तरह से। अच्छा। तो वो 3 जिला पार्षदों ने अजय सिंह चौटाला और जो है इंडियन नेशनल लोकदल, अच्छा, से बगावत करके और वो कांग्रेस में चले गए। अच्छा। उनमें 2 लोहारू हल्के के थे और एक भवानी खेड़ा हल्के का था। और हुआ ये कि राजबीर फर्टिया तो इनेलो का आदमी था। बिल्कुल। इनेलो ने वहां एक रामचंद्र कोटिया है, अच्छा, वो भिवानी शहर में उनका गांव आता कोट, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। अच्छा। जैसे ही उनको प्रत्याशी बनाया तो राजबीर फर्टिया ये सारे पलटी मार गए। और हुआ ये कि फिर राजबीर फर्टिया चेयरमैन बन गया। अच्छा। और राजबीर फर्टिया को चेयरमैन बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है ना तो वो सतपाल सांगवान। अच्छा, वही, यानी कि आज जो राजबीर फर्टिया इतने अच्छे मुकाम पर वो विधायक हैं जी, और विधायक बनने से पहले भी उनका बड़ा नाम क्षेत्र में था। तो विधायक बनने से पहले तो उनका बस जिला परिषद का मेंबर बनने से पहले तो नाम नूम नहीं था इतना बड़ा, वो एक ठेकेदार थे। उसके बाद कह रहा हूं मैं, जिला परिषद के बाद, जैसे आप जो विधानसभा बाई इलेक्शन था आदमपुर का, उस वक्त यहाँ जो अपना बालसमंद का ऑफिस है वो उसके इंचार्ज भी थे, और उस वक्त उनके बारे में चर्चा यहाँ तक चलती थी भाई आने वाले समय में राजबीर फर्टिया वहां से उम्मीदवार होंगे, ये चर्चा यही चलती थी। वो भी मैं बताता हूँ आपको, कहीं न कहीं उस नाम के पीछे इस आदमी का बड़ा रोल है। वो सतपाल सांगवान की मेहनत और सतपाल सांगवान की मैनेजमेंट, अच्छा, उसकी वजह से अजय सिंह चौटाला और इनेलो के जबड़े से वो जो जीत थी, क्या बात, वो सतपाल सांगवान खींच लाई जी, और वो जीत के नायक बन गए फिर राजबीर फर्टिया। राजबीर फर्टिया 5 साल चेयरमैन रहे, लेकिन उसके बाद फिर देखो फिर फर्टिया ने फिर चुनाव लड़ लिया। अच्छा। फिर वो बुरी तरह से हार गई जिला परिषद में जी, ठीक, यानी कि उस वक्त सतपाल सांगवान का हाथ था सिर के ऊपर। बिल्कुल, सतपाल सांगवान का हाथ, इसलिए भी मैं ये भी मान रहा हूं कि उस समय कुछ एक ऐसे जिला पार्षद थे जो सतपाल सांगवान के कहे में थे जी, और चूंकि वो मंत्री थे, बिल्कुल, हालांकि किरण चौधरी भी मंत्री थी जी, लेकिन उसके बावजूद वो हुड्डा साहब के नजदीकी थे जी, और उस वजह से फिर राजबीर फर्टिया चेयरमैन बन गए। उसके बाद अगर बात करें, फिर सतपाल सांगवान ने 2014 में चुनाव लड़ा। अच्छा। तो फिर हार गई, और जैसा मैंने कहा कि वो उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, हरिया में रह लिए। बिल्कुल। फिर उन्होंने 19 आते आते जब जेजेपी बनी जी 18 के आखिर में जी, तो जननायक जनता पार्टी में वो शामिल हो गई। अच्छा। और जेजेपी ने यहां भी देखिए बहुत गजब बात,
जिस तरह से 1996 में सिटिंग एमएलए की टिकट काट करके टिकट दी सतपाल सांगवान को, ठीक है, वही सेम सीन फिर दोहराया गया। अच्छा। और 2019 में सिटिंग एमएलए जी राजदीप फोगाट जी, जो इनेलो के सिटिंग एमएलए थे लेकिन जेजेपी में चले गए थे, बिल्कुल, उनकी टिकट काट करके, अच्छा, और सतपाल सांगवान को फिर टिकट दे दी। मतलब कितना बड़ा चेहरा है। फिर जब उनको टिकट मिली जननायक जनता पार्टी की तो चुनाव हार गए, जीत नहीं पाए। हालांकि जीतने वालों में नाम था उनका, लेकिन वहां हुआ क्या कि बीजेपी ने एक गड़बड़ ये कर दी कि उन्होंने सोमवीर सांगवान, जो एक बड़ा चेहरा उस क्षेत्र के बन चुके थे और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे, इतना खर्चा उन्होंने लगाया कि वो आर्थिक रूप से, लोग ये कहते हैं ना, बेचारा बन गया था, बेचारा बन गए। जस्सी पेटवाड़ी चुनाव में उनकी टिकट काट दी। उनकी टिकट काटने के बाद जस्सी पेटवाड़ ने तो इतना खर्चा नहीं लगाया, उसने तो उसके 10% भी नहीं लगाया, बिल्कुल, जितना सोमवीर सांगवान ने लगाया। जी जी, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ ने तो अब राजनीति शुरू की है और उसने तो बहुत साल तो चुनाव हार भी चुका था, निर्दलीय लड़के। जस्सी पेटवाड़ तो बेनिफिट ले गए इस चीज का बस। उसके बाद फिर क्या हुआ, बबीता फोगाट जो ओलंपियन हैं, खिलाड़ी हैं, उनको टिकट दे दी बीजेपी ने, और सोमवीर सांगवान ने निर्दलीय भर दिया। निर्दलीय भरा तो लोगों की सहानुभूति होगी, बीजेपी ने इनकी टिकट काट दी, इसके साथ अच्छा नहीं किया, और वो लोग उनके साथ जुड़ गए और सतपाल चुनाव हार गए। उसके बाद 2019 का चैप्टर हो गया क्लोज। फिर जो है सतपाल सांगवान जेजेपी में रहे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया पार्टी का। जी। 2024 के चुनाव से पहले सतपाल सांगवान की चर्चाएं तो ये थी हर जगह कि ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अच्छा। हुड्डा साहब के नजदीकी हैं और हुड्डा साहब में आस्था जताते हुए कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अच्छा। लेकिन एकाएक सबको ये था कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे सतपाल सांगवान। मुझे आज भी वो दिन याद है, तब किसी को ये नहीं था कि ये बीजेपी में जाएगा। जी। और एकदम से उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी ज्वाइन की। क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक कहेंगे इसको हम। और जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उससे पहले किसी को आभास नहीं था, सबको यह था भाई कांग्रेस में जाएंगे। बिल्कुल। और हुड्डा साहब से उनकी चर्चाएं भी चल रही थी। जी। उसी दौरान मैं एक चीज और बीच में जोड़ दूं, जब ये जेजेपी में आए उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। जेजेपी में लाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था जी, तो वो था जो फिलहाल बीजेपी में है, कप्तान मीनू बेनीवाल। क्या बात है। मैं भी उस दिन इन्हीं के घर पे गया हुआ था। अच्छा। दादरी में। और उसी दिन कुछ मिनट के बाद कप्तान मीनू बेनीवाल अपने काफिले के साथ इनके घर आए। अच्छा। तब तक जो ये घर पे थे, किसी पार्टी में नहीं थे जी। फिर जो उन्होंने इनको मनाया और फिर जेजेपी ज्वाइन कराई, मुझे आज भी वो चीज याद है। जी जी। इसके बाद जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि उम्र उनकी 83 साल के आसपास हो रही थी जी जी, तो पार्टी ने भी ये सोचा भाई 83 साल के बुजुर्ग को टिकट देंगे ना देंगे, क्योंकि 75 पार का भी एक सिस्टम था बीजेपी में। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी चीजें थी कि कई बार 75 पार को भी तोड़ के टिकटें दी गई, जैसे रणजीत सिंह को दी गई। बिल्कुल। लेकिन सतपाल सांगवान ने यहाँ फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने जो उनका इकलौता बेटा है सुनील सांगवान, जो सुनारिया जेल में जेल सुपरिटेंडेंट पद पर रहे, जेलर साहब, और जेलर साहब के नाम से वो पूरे प्रदेश में बड़े चर्चित हैं जी। और उन्होंने उस जेल का भी बड़ा सुधार किया है। बिल्कुल। तो वहां उन्होंने अपने बेटे को वीआरएस दिलवा करके, बहुत निर्णय, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया। बिल्कुल। और बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दी। प्रद्युमन भाई देखिए, अपने जीते जिन नेताओं ने जी अपने बेटे को टाइम पर लॉन्च कर दिया जी और उनको स्थापित कर दिया, तो उनके पुत्र आज भी राजनीति में स्थापित हैं। और जहां ये चूक हुई, पिताजी के पास तो बहुत बड़ा नाम था जी और बहुत जिम्मेवारियां रही, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन वह राइट टाइम पर अपने बेटों को लॉन्च नहीं कर पाए। आज उनके बेटे राजनीति में पिछड़ गए। तो इस मामले में कहीं कहीं सतपाल सांगवान जी दूरदर्शी सोच के भी मानेंगे। बिल्कुल, दूरदर्शी सोच तो इसलिए होगी ना कि उन्होंने जीरो से उठ करके संघर्ष किया। एक तो उनको पड़ोस के कोई चीज मिलती और एक खुद बनानी पड़ती है, तो उसमें बड़ा दिन रात का अंतर है। सुनील सांगवान को बीजेपी ने टिकट दी जी, और जब उनको टिकट मिली उस समय हर जगह ये चर्चा थी कि मुश्किल है इनका चुनाव जीतना। यस। लेकिन मनीषा सांगवान को जब कांग्रेस ने टिकट दी, सर्वे में भी उनको हराया जा रहा जी, तो कांग्रेस के ही कुछ एक नेता
नेताओं ने उनकी मदद नहीं की जी। और बड़े क्लोज मार्जिन में जो है सुनील सांगवान चुनाव जीत गए। जीतने के बाद यहां तक भी चर्चा चली कि अगर किसी जाट को मंत्री बनाया जाता है महिपाल ढांडा के बाद, श्रुति चौधरी के बाद, तो वो सुनील सांगवान को बनाया जाएगा। पढ़े लिखे और यहां तक और सारी बातों में काबिल थे वो, कि इनको जेल मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल उनको नहीं बनाया गया। सुनील सांगवान, तो उनके पीछे कहानी है मानते हैं प्रद्युम्न भाई, क्योंकि एक ही क्षेत्र से फिर 2 मंत्री हो जाते। श्रुति चौधरी मंत्री बन गई तो इनका दाव कट गया। नहीं, वो तो दरअसल ऐसा है कि यूं तो एक क्षेत्र से पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा भी है, और उसके साथ लगते इसराना से कृष्णलाल पंवार भी हैं। ये तो उसमें फरीदाबाद में 4 मंत्री हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि वे जाट 6 मिलने हैं। अच्छा, अब 6 में से 3 को तो बना नहीं सकते, 2 को बनाना था जी। वो 2 महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी इनसे सीनियर हैं जी। हाँ, अगर सतपाल सांगवान बनते तो हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाती, क्योंकि वो तीसरी बार के एमएलए सीनियर टीम में। हाँ, तो ये दरअसल ये तो जूनियर विधायकों में पहली बार के विधायक। जी जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुनील सांगवान को टिकट देने से बीजेपी को एक बहुत मोटा फायदा ये भी हुआ जी कि दादरी की सीट तो निकली, साथ लगती बाडड़ा की भी निकली जी। बाडड़ा की क्यों निकली? क्योंकि इनका खुद का जो गांव है वो बारडाल के में है, सांगवान गोत्र से आते ही। दादरी में जाट समाज में 2 गोत्र मेन है, फोगाट और सांगवान। और इसी तरह से बारडा की अगर बात करें तो उसमें मेजर शोरान है, लेकिन उसके बाद सांगवानों के भी काफी गांव हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं एक फायदा उमेद पातुवास को भी इनका मिला, और उमेद पातुवास भी विधायक बने जी। और आज पूरी विधानसभा में जी बीजेपी के जो 48 विधायक हैं जी, उनमें और पूरे 90 के 90 में 2 विधायकों की जोड़ी बड़ी फेमस हो रही है, उमेद पातुवास और सुनील सांगवान। दोनों एक ही हल्के के हैं। अच्छा, वैसे तो क्योंकि दोनों गांव तो बारडा में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये पूरा ओवरऑल जो निचोड़ है वो सतपाल सांगवान की राजनीति का है जी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले उनकी जो बेटी है उनका आकस्मिक देहांत हो गया था। वो इन्हीं को मिलने के लिए आई थी, ये बीमार थे। ये बीमार तो कई दिन से थे। और उसके बाद जो है उनके आकस्मिक निधन के बाद, बेटी के जाने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सदमा भी इनको लगा है। उस दिन के बाद बता रहे कि इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब और उसके बाद जो है ये निरंतर बीमारी चलते रहे। बिल्कुल। और इतना दराज भी हो गए थे, उम्र भी थी। दूसरी बात ये है कि देखो एक प्रभावी आदमी उस इलाके के रहे हैं जी, और पूरा बारडा दादरी में इनका वर्चस्व रहा है। बिल्कुल सही बात। और इनकी एक खास बात और थी सतपाल सांगवान की, ये राजनीति में टकराना बड़ा पसंद करते थे, ये झुकना पसंद नहीं करते थे इन्होंने। और बड़े बेबाक थे। जैसे अब रामकुमार गौतम की चर्चा चल जाती है ना, रामकुमार गौतम तो कुछ भी नहीं इनके मुकाबले। ठीक बात है, ठीक है ना। ये तो इतने बेबाक थे कि जब ये हार गए तो इन्होंने तो बाकायदा सीधा किरण चौधरी को अटैक कर दिया था। किरण चौधरी की वजह से मैं हारा हूं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद एक हालात ये थी कि इनको यहां तक भी कहना पड़ा कि मैं जिस चौधरी बंसीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानता था, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाए, अब जो है उन्हीं के पुत्र वधु ने मेरे साथ ये कर दिया। तो इस तरह की बातचीत ये कहते रहते थे। मतलब मुंह फटता, जो कहना था सामने बिल्कुल कहते, डंके की चोट पर कहते थे। बिल्कुल डंके की चोट पर कहते थे। और दादरी को का ये सौभाग्य है कि मास्टर हुकम सिंह वहां से मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद मास्टर हुकम सिंह के बाद अगर किसी की लॉटरी लगी मंत्री बनने की तो वो सतपाल सांगवान की लगी। अच्छा, इनको सतपाल सांगवान के बाद भी कोई नहीं बन पाया। इनको दादरी का जनक क्यों कहा जाता है प्रद्युम्न भाई? नहीं, दादरी का जनक नहीं, दादरी जिला का जनक हम कह सकते हैं जी, क्योंकि दादरी तो पहले से था ही जिला का जनक। जिला का ये था कि उस समय दादरी को जिला बनवाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए थे, बार बार आवाजें भी उठाई थी। और जो है दादरी चूंकि एक बड़ा उपमंडल था भिवानी जिले का जी, और वर्षों से ये मांग थी कि दादरी को जिला बनाया जाए जी। उसको लेकर के बहुत बार वहां जो है धरने, जुलूस, प्रदर्शन और जो लोगों को मोटिवेट करने का बहुत सी संस्थाओं ने भी अभियान चलाया जी जी। और उसमें जो है एक बड़ा रोल जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो सतपाल सांगवान का भी रहा। और दादरी उसके बाद जिला भी बना, और जिला बनने के बाद अब जो है वहां धीरे धीरे तमाम सुविधाएं हो रही हैं जी। और जिला बनाना इसलिए भी एक मजबूरी थी कि
दादरी को हम केवल दादरी शहर तक अगर माने तो वो भी एक बेईमानी होगा। आखिर में अगर जाएं हम महेंद्रगढ़ की तरफ जी, तो पालड़ी बधवाना गांव आता है, आदमपुर डाडी जिसकी कबड्डी की बहुत मशहूर टीमें रही हैं, और उसके बाद पालड़ी बधवाना तक, और उसके बाद जो है आगे महेंद्रगढ़ जिला शुरू होता है। जी, जी, तो पालड़ी बधवाना के लोगों को कहाँ भिवानी आना पड़े। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोपालवास और बडराई हैं सतनाली के बिल्कुल साथ। अच्छा। गोपालवास और बडराई कादमा, उनके लोगों देखो कितनी दूर भिवानी जाना पड़े। ठीक बात है। ठीक है। हालांकि अब भी गोपालवास और बडराई से दादरी भी काफी दूर पड़ जाता है, जी, जी, लेकिन फिर भी भिवानी से नजदीक है जी, तो वो एक मजबूरी थी दादरी को जिला बनवाना, और उसमें उनका अपना एक योगदान था जी, और जिसके लिए लोग आज भी उनको याद करते हैं। इसके अलावा भी जी, सतपाल सांगवान ने दादरी में जब वो मंत्री थे ना तो उन्होंने अच्छे खासे काम भी करवाए। उनके कामों का आज भी लोग याद कर रहे हैं जी। और उसके बाद तो कोई विशेष काम नहीं हो पाए जी, जी, वहां, लेकिन उनके मंत्री बनने पर काफी अच्छे काम हुए। जी, जी, जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की दादरी जिला के जनक सतपाल सांगवान जी को। तो साथियों, आपको भी मालूम है कि हरियाणा की राजनीति ने एक सितारा खो दिया और ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे। तो साथियों, सतपाल सिंह सांगवान का जो जीवन रहा है, जैसा कि प्रद्युमन जोशीला जी ने बताया, वो संघर्षी रहा है और उन्होंने कभी भी संघर्ष से हार नहीं मानी। और आज यह देखिए कि आज उनके बेटे जेलर साहब बीजेपी के विधायक हैं और वो भी उनके जो लिए हुए दूरदर्शी फैसले हैं उन्हीं से ही विधायक बने, क्योंकि चर्चाएं कुछ और थी, लेकिन उन्होंने एकाएक मास्टर स्ट्रोक लगा और बीजेपी में आ गए। आज उनके बेटे सत्ता में विधायक हैं। तो ये उनकी दूरदर्शी सोच को यहां से पता चलता है कि किस प्रकार की सोच के वो धनी थे। तो आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी, हमें वीडियो में जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। आपको और किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि उस मुद्दे पर भी एक वीडियो बने, वह मुद्दा हमें जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बतलाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।